Hello students, welcome back. This is our lecture number 9 of class 12th Computer Science chapter 1, that is your C++ revision tour. Last class में हम लोगों ने ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया था कि व्हाट इज ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस हम लोगों ने डिस्कस किया था. आज हम लोग टाइप कास्टिंग देखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होता है या फिर टाइप कन्वर्जन. ठीक है, ये हमारा टॉपिक क्या है, टाइप कन्वर्जन, या फिर हम इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं. तब ये टाइप कन्वर्जन होता क्या है? तो क्या होता है कि जब हम कोई एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो एक्सप्रेशंस जब हम लिखते हैं तो एक्सप्रेशंस में क्या है, हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, सब हम एक एक्सप्रेशंस में हम लोग लिखते हैं. तो क्या होता है कि जब मान लीजिए आपका जो है कुछ इंटीजर टाइप के भी वैल्यू हैं, कुछ कैरेक्टर टाइप के भी है, कुछ फ्लोट भी है, कुछ डबल भी हैं, तो रिज़ल्ट तो हमारा किसी एक ही में आएगा. रिज़ल्ट एक ही में आएगा कहने का मतलब क्या है कि चाहे तो वो हमको इंटीजर वैल्यू देगा या फिर फ्लोट में वैल्यू देगा या फिर हमको कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो रिज़ल्ट तो किसी एक में आएगा. तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा रिज़ल्ट किस में हमको चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली किसका यूज़ करते हैं, टाइप कन्वर्जन का. तो टाइप कन्वर्जन जो हमारा होता है वो दो तरीके का होता है, एक इम्प्लिसिट होता है और एक हमारा एक्सप्लिसिट होता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है. तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि जब हमारे ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टेंट्स हैं एंड वेरिएबल्स हैं, ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर मिक्स टुगेदर इन वन एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन में मिक्स रहते हैं, तो किस फॉर्म में हमारा रिजल्ट आएगा, मतलब इंटीजर में आएगा कि कैरेक्टर में आएगा, किस में हमारा रिजल्ट आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, किसी रिजल्ट तो एक ही में किसी आएगा ना, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन बोलते हैं. तो टाइप कन्वर्जन क्या है, व्हेन कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, when constants and variables when constants and variables of different types are mixed, when constants and variables of different types are mixed. कहाँ मिक्स्ड है, हम आपको बताते थे एक्सप्रेशन में, इन एन एक्सप्रेशन, मिक्स्ड इन एन एक्सप्रेशन when constants and variables of different types are mixed in an expression. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं सेम टाइप में. तो दे आर कन्वर्टेड into the same type. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन बोलते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन. ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ converting one predefined the process of converting one predefined type into another is called type conversion. ठीक है, the process of converting one predefined type into another is called type conversion. ठीक है, is called टाइप कन्वर्जन. क्लियर है? तो टाइप कन्वर्जन का मतलब समझ में आ गया. तो जब कोई कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स है डिफरेंट टाइप का,
आर मिक्सड इन एन एक्सप्रेशन। मैंने आपको क्या बताया कि एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। मान लीजिए हमारे कुछ इंटीजर हैं, कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ फ्लोट है, कुछ डबल है, कुछ लॉन्ग है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो क्या होता है कि रिजल्ट किस में आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट तो किसी एक में आएगा, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टाइप कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब रिजल्ट किस में आएगा, कैसे आएगा, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीका का होता है। एक हमारा होता है इम्प्लिसिट और दूसरा हमारा होता है एक्सप्लिसिट। पहला होता है इम्प्लिसिट और दूसरा हमारा होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होता है, ये जो होता है ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो हमारा होता है इज डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। कंपाइलर ऑटोमेटिक रिजल्ट देता है। ठीक है, अब कैसे, तो कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा कि रिजल्ट हमको किस में देना है, तो जो लार्जेस्ट डेटा टाइप है उसको सेलेक्ट किया जाता है। लार्जेस्ट डेटा टाइप कहने का मतलब, मैंने आपको डेटा टाइप बताया था, और जैसे मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए इंट, कैर, फ्लोट, ये सभी हमारे क्या है, डेटा टाइप है। तो इंटीजर जैसे 2 बाइट का मेमोरी लेता है, कैरेक्टर है 1 बाइट का, फ्लोट है 4 बाइट का। तो क्या है कि हर एक डेटा टाइप अलग अलग मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लार्जेस्ट डेटा टाइप होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो शो होता है। क्लियर है, यहाँ पे कंपाइलर अपने से डिसाइड करेगा कि इम्प्लिसिट में कि रिजल्ट किस में दिखाया जाएगा, और तब एक्सप्लिसिट क्या हो गया, जस्ट उसका रिवर्स हो गया। यहाँ पे प्रोग्रामर डिसाइड करेगा कि हमको वैल्यू किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए कि कैरेक्टर में चाहिए कि फ्लोट में चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो समझ में आएगा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो टाइप कन्वर्जन कौन कौन से होते हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा हमारा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो जो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है ऑटोमेटिकली जो होता है वो हमारा इम्प्लिसिट कहलाता है, और जो प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है वो हमारा क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहलाता है। टाइप कन्वर्जन हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं, पहला एक हमारा है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये मैंने आपको क्या बताया, ये कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डन बाय द कंपाइलर। ये इसमें जो होता है टाइप कन्वर्जन, ये ऑटोमेटिक किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे चलिए इसका इसका ये देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन an implicit type conversion is a conversion performed by the compiler without programmer intervention, विदाउट प्रोग्रामर इंटरवेंशन। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये
ऑटोमेटिकली किसके द्वारा होता है? कंपाइलर के द्वारा। इसमें प्रोग्रामर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसलिए प्रोग्रामर इंटरवेंशन आपका लिखा हुआ है। ठीक है, द C++ compiler converts all operands. Compiler converts all operands. ये क्या करता है? The C++ compiler converts all operands up to the data type, up to the data type up to the data type of the largest types operand, of the largest types operands. Largest type operand, which is called type promotion, which is called type promotion. Which is called type promotion. देखिए, मैंने आपको क्या बताया, इम्प्लिसिट वाला जो होता है आपका टाइप कन्वर्जन, इसमें क्या होता है? कन्वर्जन किसके द्वारा किया जाता है? बाय द कंपाइलर, जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है किसका? प्रोग्रामर का। इसमें C++ कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है जितने भी ऑपरेंड्स है। अब ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स मैंने आपको बता चुका है अप टू डेटा टाइप ऑफ द लार्जेस्ट टाइप्स। मैंने आपको क्या बताया? लार्जेस्ट डेटा टाइप को क्या किया जाता है? वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है जितने भी ऑपरेंड्स हैं उसमें से जो लार्जेस्ट डेटा टाइप होगा उसको सेलेक्ट करता है कंपाइलर। और ये जो होता है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप प्रमोशन भी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा, इंट a इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ लिखा, सी आउट a बाई b। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपका? 2.5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 0.25 10, ये ना आएगा? तो 2.5 आएगा आपका। लेकिन यहाँ पे आउटपुट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? 2। क्यों आउटपुट 2 क्यों आएगा? आउटपुट 2 इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इंटीजर वैल्यू है। इंट मैंने दिया है डेटा टाइप का। इंट क्या है? इंट डेटा टाइप जो है ये आपका होल नंबर जो इंटीजर्स होते हैं वही ना आउटपुट रिटर्न करेगा। ये दोनों इंटीजर टाइप के डेटा टाइप है तो ये डेसिमल नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे किसी एक को भी यहाँ पे अगर फ्लोट रखा रहता तो वो वैल्यू हमारा फ्लोट में आता, मतलब कि 2.5 वैल्यू हमारा आता। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने दोनों इंट रखा है तो ये हमारा आउटपुट भी क्या आएगा? इंटीजर वैल्यू ही हमको यहाँ पे देगा, ये डेसिमल वैल्यू को यहाँ से हटा देगा। तो ये तो हमारा हो गया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया। आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2 आएगा। लेकिन अगर हम यही बात करें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि ये जो होता है यहाँ पे यूज़र के द्वारा या फिर जो प्रोग्रामर होते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि हमको आउटपुट किस में चाहिए, मतलब इट इज़ डन बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, ये तो इम्प्लिसिट हो गया। एक्सप्लिसिट क्या हो गया आपका? एक्सप्लिसिट किसके द्वारा किया जाता है? आपके प्रोग्रामर के द्वारा होता है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब ये मैंने आपको क्या बताया, ये प्रोग्रामर के द्वारा होता है। एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज यूजर डिफाइंड एंड explicit type conversion is user defined. An explicit type conversion is user defined that forces an expression to be of a specified data type. That forces an expression to be of specified data type. To be of specified data type. ठीक है, to be of specified data type. और ये जो हम लोग कन्वर्जन जो करते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो हम लोग किसी ऑपरेंड का करते हैं किसी स्पेसिफाइड डेटा टाइप में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। और क्या हम लोग बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। जब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं किसी स्पेसिफाइड डेटा टाइप में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल टू 5 कॉमा b इज इक्वल टू 2, सी आउट ऐसे कुछ लिखते, फ्लोट a बाई b ऐसा लिखें। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका, अब अगर हम इसकी आउटपुट की बात करें, अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 2.5 आएगा, ना कि 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बता दिया कि हमको जो आउटपुट चाहिए वो किस में चाहिए, हमको यहाँ पे फ्लोट में चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट a बाई बी, मतलब कि आउटपुट हमको किस में चाहिए, यहाँ पे फ्लोट में चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे ये 2.5 आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखती, फ्लोट नहीं लिखते, तो आउटपुट क्या आता आपको, यहाँ पे 2 आता। और जैसे हम यहाँ पे फ्लोट लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आया आपका, 2.5 आया। देखिए है तो यहाँ पे इंटीजर, दोनों a और b दोनों इंटीजर डेटा टाइप है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया, तो ये आउटपुट इसलिए आपको फ्लोट में आया। और जैसे इसको हटा दिए तो आपको आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब समझ में आया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग प्रोग्राम यूजर डिफाइंड जो होता है, मतलब प्रोग्रामर डिसाइड करता है, जो कन्वर्जन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब प्रोग्रामर के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, और जो कंपाइलर अपने से करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो क्लियर है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो भी बेसिक्स जो था इस चैप्टर में, मतलब हमारे ऑपरेटर्स हो गए, एक्सप्रेशंस हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, ये सब जितने भी बेसिक्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अब प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। ये सब जो छोटे छोटे चीज़ थे उसको हम लोगों ने जान लिया कि क्या क्या होता है। अब हम लोग क्या यहाँ पे अब प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम हम लोग पहला लिखेंगे कि प्रोग्राम हमारा जो है, प्रोग्राम मैंने ये भी बताया कि प्रोग्राम क्या होता है ना। तो इसको अब हम लोग देखते हैं। पहला प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहेगा सिंपल प्रिंट। कैसे हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। सिंपल हम लोग अगर किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, तो उसको अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ इसमें नेसेसरी है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले, ठीक है।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रोग्राम। सबसे पहले जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड। आप जानते हैं कि हमारा ये जो C++ होता है, इसका जो कंपाइलर होता है वो कौन सा हमारा होता है, टर्बो। ठीक है, ये टर्बो C++ ये हमारा क्या है, कंपाइलर है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग ये भी जानते हैं आप कि C++ जो है हमारा ये केस सेंसिटिव है, लोअर एंड अपर केस लेटर दोनों डिफरेंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एक हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream stream .h, जिसको हम लोग एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये आपका ओपन और ये आपका क्लोज। नेक्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं हैश इंक्लूड conio.h conio.h। इसको भी हम लोग क्या किए, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कोई दूसरा ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, आपको यही ब्रैकेट यूज करना है। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग दो हेडर फाइल यहाँ पे, ये दोनों हेडर फाइल इंक्लूड करना मस्ट है। अभी क्यों मस्ट है ये हम लोग देखेंगे, पहले प्रोग्राम को लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हमारा यहाँ से मेन फंक्शन शुरू होगा। हम यहाँ लिखते हैं void main, और यहाँ पे देखिए void main के आगे यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लगाया है, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, void main। उसके बाद यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे जो बेसिक ये प्रोग्राम है, हम लोग को क्या करना है, सिंपल एक प्रिंटिंग करवाना है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम लोग cout का यूज़ करते हैं, दैट इज कंसोल आउट। उसके बाद हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया है इस सब ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, ये ऑपरेटर हमारा यूज़ होगा, है ना। और उसके बाद हमको जो भी प्रिंट कराना है, मान लीजिए हमको हेलो वर्ल्ड लिखना है, हेलो वर्ल्ड, आप जैसे भी आपको लिखना लिखिए। जो भी चीज़ हमको प्रिंट कराना है उसको हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। यहाँ से ओपन किए, चलो हेलो वर्ल्ड के आगे ऐसा कुछ लिखा मैंने, या चलिए छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पे डबल कोटेशन क्लोज और यहाँ पे सेमी कोलन। एवरी स्टेटमेंट इन C++, जितने भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम टर्मिनेट किससे करते हैं, सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, गेट ch, और यहाँ पे एक सेमी कोलन और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज। ये आपको ओपन हुआ है और ये आपका क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, अब चलिए सभी के बारे में समझते हैं। देखिए ये दोनों क्या है, हमारे हेडर फाइल हैं, हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, iostream.h और conio.h, ये .h जो है ये बताता है कि ये एक हेडर फाइल है। ठीक है, .h जो हम एक्सटेंशन लगा रहे हैं वो ये बताता है कि ये क्या है, एक हमारा हेडर फाइल है। और हैश इंक्लूड जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हैश इंक्लूड हम लोग फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपना फाइल को हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे iostream.h, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड कर रहे हैं क्यों, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा cout हेलो वर्ल्ड। अभी cout क्या, कंसोल आउट। जब भी हमको कुछ प्रिंट कराना रहता है स्क्रीन पे तो हम cout का यूज़ करते हैं, और cout के साथ हम जो भी चीज़ हम उसको डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, जो इसके अंदर लिखते हैं, वो हमारा एज इट इज़ वो हमारा प्रिंट होता है। तो जैसे इसका आउटपुट अगर हम बात करें तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा आपका, हेलो वर्ल्ड।
मैं जैसा भी लिखूंगी एज इट इज। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे हेलो ऐसे लिखते हैं, HELLO, तो यहाँ पे हेलो ऐसा प्रिंट होता है, HELLO। समझ में आया? मतलब जैसा हम लिखेंगे वो एज इट इज वहाँ पे ये क्या करेगा, उसको प्रिंट करने का काम करेगा। तो अभी यहाँ पे ऐसा लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखिए कि अगर आपको लगेगा कि चलिए कि मैम अगर हम इसको नहीं, ये हेडर फाइल का यूज़ अगर हम नहीं किए तो क्या ये हमारा काम करेगा? तो नहीं। अगर आप हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपको इस लाइन में यहाँ पे क्या दे देगा, एरर देगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे ये हेडर फाइल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर जितने भी हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस के डिक्लेरेशन होते हैं, वो सभी हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड किए रहते हैं। ठीक है, पहले से उसके अंदर कोडिंग किया हुआ है, सब फंक्शंस बने हुए हैं। तो बिना हेडर फाइल के उसको समझ में नहीं आएगा कि ये सी आउट है क्या। तो इसीलिए हम लोग को, अगर हम सी आउट का यूज़ कर रहे हैं, देखिए iostream.h, iostream का मतलब ही होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जब हम कोई इनपुट एंड आउटपुट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को जिस फाइल का यूज़ करना पड़ता है वो हमारा iostream.h होता है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आगे हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। और h क्या है, डॉट h, ये बताता है कि ये हेडर फाइल है। ठीक है, उसी तरह हमने यहाँ पे गेट ch का यूज़ किया है। तो गेट ch हम यहाँ पे conio.h क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे गेट ch का यूज़ किया है। तो अगर हम conio.h का यूज़ नहीं करेंगे तो ये गेट ch वाला लाइन में यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको एरर आएगा। क्यों? अगर आपने इस फाइल को इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर है? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक तो आपको लिखना ही है। मतलब ये दोनों आगे जाके हम लोग और भी कुछ बहुत सारे और भी हेडर फाइल होते हैं, तो कुछ और ऐसा कुछ अगर यूज़ करेंगे तो और कुछ एक्स्ट्रा हेडर फाइल की ज़रूरत होगी तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये तो बेसिक है हमारे, इन दोनों को इंक्लूड करना ही है। तो हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h, दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, कोई भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो हमारा होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं void main, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। फिर प्रोग्राम जितना जो भी हमको लिखना है वो प्रोग्राम उसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट्स लिखना है वो ब्रैकेट के आपके अंदर में रहता है। तो ये समझ में आया कैसे होगा? तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए वेलकम, वेलकम टू C++ क्लास, वेलकम टू C++ क्लासेस या क्लास, इसको डबल कोटेशन में बंद किए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, वेलकम टू C++ क्लास। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा जिस चीज़ को सी आउट में हम सी आउट यहाँ पे क्या काम होता है, आउटपुट को प्रिंट कराने की, जिस चीज़ को हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ डबल कोटेशन नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा क्या, नहीं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आएगा। तो यहाँ पे डबल कोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ को भी लिखते हैं वो हमारा क्या करता है, वो प्रिंट करने का काम करता है। क्लियर है? तो हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, इस दोनों को आपको इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोग्राम समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए लिख भी देती हूँ तो याद रहेगा आप लोगों को कि क्या क्या है। ये हैश इंक्लूड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी आर यूजिंग हैश इंक्लूड iostream.h। क्वेश्चन है वाई वी यूज़, क्वेश्चन है वाई we use hash include iostream.h, hash include iostream.h header file in every C++ program,
या छोड़ी, इसको लिखना है हेडर पे, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच इन एवरी C++ प्रोग्राम। ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि वाई वी आर यूजिंग हैश इंक्लूड iostream डॉट एच इन एवरी C++ प्रोग्राम। तो मैंने आपको क्या बताया, जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इसका फुल होता है, iostream डॉट एच का मतलब ये होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट आउटपुट फैसिलिटी हमको चाहिए, हमको इनपुट आउटपुट करना है, तो उसके लिए हम लोग सी इन सी आउट का यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमारा जो कंपाइलर है उसको नहीं समझ में आएगा कि ये सी इन क्या है, ये सी आउट क्या है। तो उसके लिए हम लोग को एक फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि आपका किस में है, इसके अंदर है। तो उस फाइल को हम लोग इंक्लूड करेंगे, तभी वो हमारा कंपाइलर समझ पाएगा कि इस सी आउट या सी इन का मतलब क्या होता है। इसीलिए हम लोग इस हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं आप देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, द हेडर फाइल। जब आंसर की बात करें, द हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream .h, the header file hash include iostream.h is included in every C++ program to implement input output facilities। ठीक है, इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हेडर फाइल का यूज करते हैं। कौन से हेडर फाइल का, हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक है, अब ये वॉइड मेन क्या है, तो जितने भी ये वॉइड मेन हमारा क्या है, हम लोग यहाँ लिखते हैं ना वॉइड मेन। तो मैंने आपको क्या होता है, जितने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से, मतलब इसलिए हम यहाँ पे वॉइड मेन का यूज करते हैं। तो एवरी C++ program compilation starts कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपके मेन फंक्शन से, स्टार्ट्स विथ मेन। ठीक है, स्टार्ट्स विथ मेन। जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसका कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। और यहाँ पे हम लोग वॉइड का जो यूज करते हैं, अब ये वॉइड का क्या काम है, तो ये जो वॉइड है मेन का, तो क्या हो गया, जितने प्रोग्राम का कंपाइलेशन होता है वो स्टार्ट होता है मेन से, इसीलिए हम लोग मेन लिखते हैं। अब यहाँ आगे वॉइड क्यों लगा रहे हैं, तो वॉइड जो होता है वो एक कीवर्ड होता है, जो कि हम लोग मेन फंक्शन के साथ यूज कर रहे हैं, उसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए वॉइड मतलब जिसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसके आगे वॉइड मेन लिखते हैं। तो वॉइड इज द कीवर्ड यूज्ड व्हेन फंक्शन हैज नो रिटर्न। जब फंक्शन का कोई रिटर्न वैल्यू हमको नहीं कराना है, तो हम लोग इसके आगे क्या लिखते हैं, वॉइड लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको कोई वैल्यू रिटर्न कराना रहता है, तो हम उसके आगे यहाँ पे अगर इंटीजर वैल्यू तो जैसे इंट यूज करते हैं। तो वॉइड में मतलब हमको कोई फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं कराना है, इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं वॉइड। तो वॉइड क्यों हम यूज कर रहे हैं, तो वॉइड इज द कीवर्ड, मैंने आपको बताया भी था, void is the keyword used when function has no return, when function has no return, जब फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना है, फंक्शन हैज नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, फंक्शन हैज नो रिटर्न वैल्यू।
और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, आपका फंक्शन जो होता है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना, इसलिए आगे हम क्या लगाते हैं, वॉइड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट a function return integer value। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फंक्शन हमारा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना, तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं, वॉइड। और वॉइड मेन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो कंपाइलेशन होता है स्टार्ट आपके मेन फंक्शन से ही होता है। क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया पहला सिंपल बेसिक सा प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड या फिर कुछ भी हम लोग जैसे वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम को प्रिंट कराया। अब कैसे सिंपल प्रिंट करवाना है किसी प्रोग्राम में किसी चीज़ को, तो आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा। नेक्स्ट अब आगे हम लोग कुछ और भी प्रोग्राम्स देखेंगे, सिंपल बेसिक प्रोग्राम्स देखेंगे, तो उससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।